हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 6 से एसी सर्किट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल में टोटल 43 क्वेश्चन है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी है। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और वीडियो लंबा हो जाता है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, ये तीसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट जो वीडियो था उसमें मैंने 22 नंबर क्वेश्चन तक जारी किए थे, वहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब 22 से आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन नहीं है। ये निम्मी नहीं दिया है, निम्मी क्वेश्चन बैंक नहीं हो जाता है बाय मिस्टेक प्रिंट। कुछ आंसर भी रॉन्ग प्रिंट हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम जब पढ़ रहे हैं तो हम करेक्शन कर लेंगे। तो चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट IL एंड फेज करंट IP इन द डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का और एक क्वेश्चन था जिसमें स्टार कनेक्शन में संबंध बताना था। अब ये डेल्टा कनेक्शन आ गया है, उसमें मैंने डेल्टा के लिए भी बताया था। तो एक बात याद रख लीजिए कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, ठीक है। और लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 इंटू VP के बराबर होता है, यानी फेज वोल्टेज। इसके उल्टा अगर डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और इसमें जो लाइन करंट होते हैं वो √3 IP यानी फेज करंट के बराबर होता है। तो ये जो पॉइंट है इसे याद कर लीजिए, फिर चाहे कोई भी सवाल आपसे कहीं भी कोई भी पूछे आप तुरंत जवाब दे देंगे। तो इस सवाल में क्या है, डेल्टा में है, पूछा गया है डेल्टा कनेक्शन में है, और IL और IP के बीच संबंध बताना है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, IL बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू IP, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में है आप देख सकते हैं, ये है ऑप्शन C में, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर। कला अनुक्रम मीटर का क्या उद्देश्य है, यानी ये क्या काम करता है। फेज सीक्वेंस मीटर जो होती है उसमें जो 3 फेज होती है RYB, ये 3 फेज सिस्टम में ये तीनों के सीक्वेंस को निश्चित करता है, ठीक है। ये इंश्योर करता है, निश्चित करता है ये फेज सीक्वेंस मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अपरेंट पावर ऑफ अ स्टार कनेक्टेड 3 phase load if it is connected across 3 phase for 15 volt 50 hertz supply at 0.8 power factor and the phase current is 10 ampere। एक स्टार से जुड़े तीन कला भार की इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। आभासी शक्ति की गणना करना है। अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा कितना है, 10 एम्पियर है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारे हमने सॉल्व कर चुके हैं, और सिंपली हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले पे पुट करेंगे। अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है ये कई बार मैं बता चुकी हूँ, और प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो इसमें निकालना है आभासी यानी अपरेंट पावर। अपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपरेंट पावर का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से है, 3 फेज है तो √3 इंटू VL इंटू I, ठीक है। तो हम इस पर वैल्यू पुट कर देंगे। S इज इक्वल्स टू √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है,
तो वोल्टेज का मान 415 है और करंट का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। आप तीनों को जैसे ही गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आपका वैल्यू जो होगा वो इस तरीके से आ जाएगा 7187.8। चूँकि ये वैल्यू जो है वो VA में निकला है, ठीक है। क्योंकि हम जो अपैरेंट पावर यानी आभासी शक्ति होती है उसको हम KVA में निकालते हैं, ठीक है। तो हमको KVA में जवाब देना, आंसर देना है, तो हम क्या करेंगे, VA को KVA में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो होगा हमारा कितना आ जाएगा, 7.1878। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। तो हम देख लेंगे कि इतना वैल्यू किस ऑप्शन में है। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो वैल्यू हमारा निकला था वो यहाँ है ऑप्शन डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What is the power factor if one of the wattmeters reading is 0 and the other reads total power in 2 wattmeter method of 3-phase power measurement? 3 कला शक्ति माप में 2 वाटमीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 वाटमीटर मेथड से पावर मेज़र कर रहे हैं और उसमें ये बताया जा रहा है कि एक वाटमीटर जो है वो जो वैल्यू है वो 0 दिखा रहा है, ठीक है। और एक वाटमीटर जो है वो टोटल वाट जो है वो दिखा रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ ये होता है कि इसका जो पावर फैक्टर होता है वो हाफ यानी 0.5 यानी 0.5 वैल्यू होता है पावर फैक्टर का मान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फॉर्म फैक्टर केफ, जिससे हम डिनोट करते हैं। फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है, फॉर्म फैक्टर वो होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है। RMS अपॉन एवरेज वैल्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। और इसका मान भी आपको याद रखना चाहिए, इसका वैल्यू होता है 1.11, ठीक है। फॉर्म फैक्टर इससे मिलता है। इसी तरह से एक और है फैक्टर पिक फैक्टर, जिसका वैल्यू होता है √2 और जिसका मान होता है 1.414। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि कभी कभी किसी बुक में या आंसर शीट में भी जो आंसर होते हैं कभी कभी रॉन्ग जो है वो छप जाते हैं, बाय मिस्टेक होता है। तो उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हमें मालूम है तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे। आप लोग आजकल जैसे जानते भी हैं कि जैसे CBT एग्ज़ाम होते हैं, तो CBT एग्ज़ाम में ग्रेवियंस का मौका दिया जाता है जब रिज़ल्ट आता है नॉर्मलाइजेशन के बाद भी। जैसे कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ये कहते हैं कि अगर आपको कोई इशू है, आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है और उसे गलत कहा गया है, तो आप उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गलतियां हो जाती है, उस अगर आप सही होते हैं तो आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम तो होती रहती है, तो उससे घबराना नहीं है या ऐसा नहीं कहना है कि हाँ ये इसका आंसर तो गलत है। तो गलत है तो हो गया गलती, अब उसको पकड़ के रोने से कोई फ़ायदा है। हम करेक्शन करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच इलेक्ट्रिकल टर्म इज़ डिफाइंड एज द टोटल अपोजिशन टू करंट इन AC पैरेलल सर्किट। AC समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया गया है। तो जैसे कि AC सीरीज सर्किट में टोटल जो अपोजिशन होता है उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं यानी Z। लेकिन पैरेलल AC सर्किट में क्या होता है कि जो टोटल अवरोधन होता है यानी जैसे कि इम्पीडेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो एडमिटेंस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडमिटेंस यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच AC सर्किट कंटेन्स द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज V एंड करंट I। किस AC सर्किट यानी परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच का कला संबंध बताया गया है या फिर इसको बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक देख रहे होंगे आपके पास ये जो दिया हुआ है
वोल्टेज और करंट से फेज़र डायग्राम। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो एसी सर्किट है किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप जैसे कि इसको अब जब गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ ये जो पहले वोल्टेज है और ये करंट है, यानी जब वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से और मैक्सिमम तक यहाँ जब पहुँच चुका है, यहाँ 0 से मैक्सिमम पहुँच रहा है और जब मैक्सिमम पे पहुँच गया है तब आई बढ़ना शुरू किया है, तब आई, ठीक है। यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो भी है, भी आई से 90 डिग्री लीड कर रही है। भी पहले चला है, जब वो 90 डिग्री यानी कि मैक्सिमम पे पहुंच चुका है तब यहाँ से आई जो है वहाँ चलना शुरू किया, स्टार्ट हुआ है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि भी जो है आई से लीड कर रही है, और भी जो लीड कर रही है यानी कि करंट है लैग कर रही है। और ये किस केस में होता है, जब इंडक्टिव लोड होता है तब, क्योंकि इंडक्टिव लोड में करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है, ठीक है। अगर वो प्योर इंडक्टिव है तो 90 डिग्री होगा, अदरवाइज़ अगर कुछ रेजिस्टेंस का मान है तो ये जो एंगल है वो थोड़ा कम ही होगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ फेज़र डायग्राम के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री यहाँ पे लिखा भी है कि भी 90 डिग्री लीड कर रही है आई से। तो ये कब होगा, जब ये इंडक्टिव लोड होगा तब। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में प्योर रेजिस्टिव के केस में नहीं होता है, प्योर रेजिस्टिव के केस में वोल्टेज और करंट एक साथ बढ़ती है और एक साथ घटती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट, तो बिल्कुल सही है। मैंने अभी भी बताया था इंडक्टिव लोड अगर रहे तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज करंट से लीड करेगी और फेज़र डायग्राम में भी लीड कर रही है, ठीक है, यानी आगे बढ़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a 3-phase system if the active power is 4 kilowatt and the apparent power is 5 kVA, calculate the reactive power। 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 kVA है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर पावर ट्रायंगल एक बार मैं दिखा देती हूँ। पावर ट्रायंगल एपरेंट पावर के दो घटक होते हैं, एक एक्टिव पावर और एक रिएक्टिव पावर। सेम इसी फॉर्मूला पे हम आगे बढ़ेंगे। मान किसका दिया हुआ है, एपरेंट का दिया हुआ है और एक्टिव पावर का दिया हुआ है, ठीक है, और हमको रिएक्टिव पावर निकालना है। तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल से, रिएक्टिव पावर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एपरेंट पावर के स्क्वायर माइनस एक्टिव पावर का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, एस का मान कितना है, यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज करके फिर से कर देती हूँ। हमें रिएक्टिव निकालना है, Q इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एस का मान कितना दिया हुआ है, तो 5 kVA दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर माइनस एक्टिव पावर कितना दिया है 4 किलोवाट, तो 4 का स्क्वायर, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, जैसे ही घटाएंगे अंडर रूट कितना आएगा 9 आएगा और सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 3, यानी कि रिएक्टिव पावर कितना आ गया 3 kVAR में, क्योंकि हम इसे kVAR में निकालते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3 kVAR। तो राइट ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी 3 kVAR। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन रेजोनेंस विल ऑकर इन RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज सर्किट में किस स्थिति में अनुनाद होगा। ये जो सवाल है कि RLC सीरीज सर्किट है तो उसमें जो रेजोनेंस स्थिति होती है वो कब होती है, वो उस स्थिति में होती है जब XL बराबर XC होती है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होती है तो उस केस में रेजोनेंस होती है, ठीक है, और उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, मैंने बताया XL और XC के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 0, नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
तो यस, इसी चीज़ को मैंने बताया कि जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है तो उस स्थिति में सीरीज़ आरएलसी सर्किट में उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं और उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जब हमें ऑप्शन मिल गया है तो हमें और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। इसमें क्या है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, नो, मैंने बोला ना एक्सेल बराबर एक्सी होता है। नेक्स्ट डी में क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सेल इज लेस देन, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सिंपली आपको याद रखना है एक्सेल बराबर एक्सी, उस स्थिति को हम रेजोनेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले लास्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 32 तक हो चुका है, 33 से हम उस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और मॉड्यूल 6 जैसे ही ख़त्म होगा हम सेमेस्टर 2 में जाएंगे और सेमेस्टर 2 के हर एक मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि जितने भी सारे न्यूमेरिकल है आपको समझ आ गए होंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।